ओवरथिंकिंग एक काफ़ी नेचुरल चीज़ है। जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता है एस्पिरेंट्स को एक फ़ियर आने लगता है, एक प्रेशर आने लगता है, एंग्ज़ायटी आने लगती है और मन में कई सारे सवाल होते हैं कि सीसैट कब प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं, कौन-सा सब्जेक्ट पहले करना है, मेरा दोस्त तो मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है, कहीं उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ तो? एस्पिरेंट्स के बहुत सारे इस फ़ेज़ में एफएक्यूज़ होते हैं दैट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स और उन्हीं 9 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे आपके जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं मेरे से ईमेल्स पे, टेक्स्ट पे, क्लासेस में, वो क्वेश्चन्स को ध्यान में रखते हुए ये एक मैंने वीडियो बनाया जहाँ पे एंड तक देखिएगा 9 क्वेश्चन्स और आपको वो ज़रूर रिलेटेबल लगेगा कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो हर एस्पिरेंट के माइंड में इस टाइम स्टेज पे आएँगे ही आएँगे। ऐसे में सबसे पहला सवाल उठता है कि सर सिलेबस इतना वास्ट था, सिलेबस मेरा पूरा नहीं हुआ। तो अभी क्योंकि 30 दिन रह गए, मैं क्या करूँ? जो मैंने नहीं पढ़ा कभी, क्या मैं उस पे ध्यान दूँ? या फिर जो पढ़ा हुआ है, उसकी रिवीजन कर लूँ? मेरा आंसर यहाँ पे ये रहेगा कि अभी क्योंकि सिर्फ 30 दिन रहते हैं एग्ज़ाम में, तो आप क्या करिए कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए और रिवाइज़ ज़्यादा करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मानता हूँ कि आपने 3 घंटे का एक स्लॉट बनाया और आप 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। एक छोटी-सी मैथ्स करते हैं यहाँ पे। अब अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो 3 घंटे में आप ऐसे 2 से 3 चैप्टर रिवाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, ये चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, फटाफट रिवाइज़ हो गया। ये वाला चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, ये भी रिवाइज़ हो गया। ये वाला चैप्टर पढ़ा है, ये भी रिवाइज़ हो गया। मैंने माना कि आपने वो 3 घंटे में 2 से 3 चैप्टर रिवाइज़ कर लिया अपने नोट से। वहीं अगर आप एक ऐसा चैप्टर लेके बैठ गए जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा, तो हो सकता है कि वो आप आधा ही कर पाओ या हो सकता है आप वो पूरा कर भी लो, तो आप कॉस्ट बेनिफिट समझिए। कि ये जो 2 से 3 चैप्टर हैं, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है और जो ये आपने आधा चैप्टर करा, एक चैप्टर करा, यहां से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा। ऑब्वियस ही बात है यूपीएससी ये तो करेगा नहीं कि एक ही चैप्टर से सारे सवाल पूछ लेगा। कहने का मतलब है इस टाइम पे रिवीजन ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि लिमिटेड टाइम में आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। एक चैप्टर अगर आपका छूट भी रहा है तो उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 नंबर का एक सवाल आ जाएगा, उधर से छोड़ देंगे। 100% तो वैसे भी हमें अटेम्प्ट नहीं करना। इससे बढ़िया ये रहेगा कि क्यों ना मैं 3 से 4 चैप्टर रिवाइज करूं, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन निकल गए, तो जो मेरा लॉस हो रहा है इधर वो ऑलरेडी कंपनसेट हो जाएगा। तो मैथमेटिकली मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा साउंड लगता है कि आपके जो चैप्टर करे हुए हैं, जो आपको आता है, उसी को ज्यादा रिवाइज करिए रादर देन कुछ नया इस टाइम आप पढ़ रहे हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक 2014 का क्वेश्चन लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो रूल्स बनाते हैं कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग्स द मिनिस्टर्स, एक स्टेटमेंट। दूसरा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने आर्टिकल 77 ठीक तरीके से रिवाइज करा है तो ये 100% सही होगा। अब आप सोचिए अगर आपने प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं करा तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन में गलती कर दो और आप पीछे हो जाओ। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली लोग सही करेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन अगर लैक ऑफ रिवीजन के चलते आप इस क्वेश्चन को गलत कराए तो वो काफी बड़ा नुकसान है। कहने का मतलब यहां पे ये है कि इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ मोहम्मडन्स अगेंस्ट द हिंदूज। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड दिस रिमार्क ऑफ एटकाइसन रिलेट। वो कह रहे हैं कि ये जो एटकाइसन का रिमार्क था कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से यहां पे नहीं भिड़वा सकते, वो कौन से विद्रोह या फिर मूवमेंट के टाइम पे दिया गया था। अगर आपने प्रॉपर्ली रिवाइज करा है तो आपको पता होगा कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है। अगर नहीं तो फिर आप कुछ और लॉजिक लगा के तुक्केबाजी करने की कोशिश करोगे। कहने का मतलब है कि ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब एक ऐसे सवाल जो आप आसानी से पकड़ सकते हो, जिनमें गलती करने का कोई स्कोप रहना ही नहीं चाहिए। आप पहले उन सवालों को पकड़िए। मुश्किल सवाल एक दो आएंगे, वो सभी के लिए मुश्किल होंगे। आपका फोकस होना चाहिए ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स पे कि ये क्वेश्चन तो किसी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारा एफएक्यू नंबर 1 कि नया पढ़ना है या पुराना रिवाइज करना है। ऑब्वियसली क्लियर कट हमारा मेजॉरिटी स्टैंड है क्या कि हमारे को रिवाइज ज्यादा करना है, जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करते रहना है, जिससे कि ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये जो आसान सवाल हैं, ये किसी हाल गलत ना हो। अगर इनमें हमने पॉजिटिव स्कोर कर दिया तो कट ऑफ से ऊपर तो हम जाएंगे ही जाएंगे। सेकेंड एफएक्यू बनता है कि रिवीजन की अप्रोच कैसे रखनी है। इस टाइम पे मैं प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी करूं या मेन स्पेसिफिक तैयारी करूं। मेरे को ये कभी समझ नहीं आया कि प्रीलिम स्पेसिफिक और मेन स्पेसिफिक क्या होता है। कहने का मतलब है अगर मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को ध्यान से एनालाइज करूं तो मेरे को 3 प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में। एक हो गए ऐसे क्वेश्चंस जो कि फैक्चुअल होते हैं, जिनमें पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है।
एक हो गया जो डेटा बेस्ड है, कि कोई ट्रेड का डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है, उसके ऊपर बने हुए सवाल है, या फिर एक एनालिटिकल सवाल है कि वो स्टेटमेंट के अंदर उसने ऐसे कोई थ्योरी टाइप कुछ डाल दिया और कह रहा है कि अब बताओ कौन सा सही है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में प्रीलिम्स में एक सवाल बना वियतनाम के ऊपर कि वियतनाम जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, इनके यहाँ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, इनकी जो ग्रोथ है ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है, और यहाँ की जो लेबर कॉस्ट है वो काफी कम रही है, साथ में इनका मोस्ट प्रोडक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेक्टर है इंडो पैसिफिक में। अगर आपको डेटा पता है कि इंडो पैसिफिक में इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का क्या चल रहा है, लेबर कॉस्ट वगैरह क्या चल रही है, मतलब कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि इस क्वेश्चन से समझ आता है कि यूपीएससी डेटा बेस्ड क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो मतलब हमारे को प्रीलिम्स की रिवीजन करते हुए डेटा के ऊपर तो ध्यान देना ही है। तो सर क्या मतलब फैक्ट्स और एनालिसिस छोड़ दें? नहीं। अगर मैं यहां पे एक और सवाल देखूं प्रीलिम्स 2022 का, तो हमारे को क्या दिखता है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है, इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और इनके ओवरसीज ऑफिस दुबई और मॉस्को में है। फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। मतलब कि ये था डेटा बेस्ड क्वेश्चन कि जहां पे आपको डेटा की नॉलेज होनी चाहिए थी, और ये जो टी बोर्ड वाला हमने क्वेश्चन देखा ये हो गया फैक्चुअल क्वेश्चन। तो हाँ, यहां से ये समझ आ रहा है कि प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए फैक्ट्स के ऊपर, बॉडीज के ऊपर, उनके कानूनों के ऊपर, हेडक्वार्टर के ऊपर तो ध्यान देना ही है, लेकिन साथ में जो डेटा है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो सर क्या एनालिसिस छोड़ दें? प्रीलिम्स 2022 का ही एक और सवाल आता है, इकोनॉमी का क्वेश्चन था ये, कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। Capital flight may increase the external commercial borrowing cost. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with external commercial borrowing. अब ये पूरा का पूरा एनालिटिकल सवाल है, ना इसमें कोई डेटा पूछा, ना इसमें कोई फैक्ट पूछा, बॉडी, हेडक्वार्टर, पर्सन, न्यूज कुछ नहीं पूछा। क्या पूछ रहा है? इकोनॉमी का बेसिक एनालिसिस। सिमिलरली पॉलिटी में कई बार सवाल बनता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव टू ईच अदर। मतलब कि प्रीलिम्स की तैयारी कुछ अलग से नहीं होती। आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ फैक्ट्स और बॉडीज याद कर लेता हूं, सिर्फ डेटा याद कर लेता हूं तो अपना काम हो जाएगा। मैं देखता हूं टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे पीडीएफ सर्कुलेट हो रहे होते हैं जहां पे ऐसे लिखा होता है ये स्कीम का ये डेटा, ये स्कीम का ये डेटा। वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेटा याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप फैक्ट्स और एनालिसिस छोड़ दोगे। ये दोनों चीजों के ऊपर भी आपको फोकस करना, और जब रिवाइज कर रहे हो अपने नोट से तो एनालिसिस, फैक्ट्स और डेटा, तीनों चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये था अपना सेकंड एफएक्यू जो एस्पिरेंट्स के मन में काफी ज्यादा रहता है। इसके अलावा आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को आसान करने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, एक साल के पॉलिटी करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको हैंडआउट्स भी दे रहा हूं, जिसमें सारे की सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, आर्टिकल्स, पीवाईक्यूज, इंग्लिश हिंदी भाषा में सब कुछ कवर्ड है। तो इसके लिए नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, ये एकदम फ्री है, और ये मैं पूरे एक साल के करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कर रहा हूँ पॉलिटी के। ये प्लेलिस्ट जरूर देखेंगे, और ये हैंडआउट डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये सीरीज आप जरूर देखिए। यहाँ पे पॉलिटी के एक साल का करंट अफेयर्स में कवर करवा रहा हूँ एकदम ल्यूसिड तरीके से, आसान तरीके से। आपको पॉलिटी करंट अफेयर्स में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा एफएक्यू कि सर एक सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देना है, क्योंकि आप 30 दिन रहते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है? देखिए 30 दिन बचे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारे 6 मेजर पिलर हैं। एक हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट। ये 6 पिलर्स हो गए, 30 दिन है, मतलब कि ऑन एन एवरेज हमारे को 5 दिन एक पिलर को देने हैं। यहां पे आप प्लस माइनस 1 2 कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि आपकी साइंस एंड टेक वीक है और पॉलिटी स्ट्रांग है, तो इसको 5 की जगह 4 दिन दे दो, और इसको 5 की जगह 6 दिन दे दो। आपको लग रहा है हिस्ट्री बहुत अच्छे से हो गई है, इसको 5 की जगह 4 दिन दे दो, एनवायरमेंट को 5 की जगह 6 दिन दे दो। कहने का मतलब है ऑन एन एवरेज मान के चलो 5 5 5 5 5, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है अपने अगले 30 दिन, कि हर 5 दिन में एक पिलर मेरे को हर हाल में खत्म करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी में कम टाइम लगना चाहिए और दूसरे में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, तो उसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन ऑन एन एवरेज ये मत करना कि 30 में से 28 दिन इकोनॉमी में लगा दिए, बाकी 2 दिन में बाकी सब कवर कर रहे हो। नहीं, यूनिफॉर्मली डिवाइड करो, क्योंकि क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आएंगे, रिवीजन हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ एस्पिरेंट्स परेशान हो जाते हैं, सर ये ना उस वाले सब्जेक्ट के उस वाले चैप्टर की लास्ट पैराग्राफ की 2 लाइनें समझ नहीं आ रही, बता दो। और वो क्या करते हैं, सब छोड़ के, अभी डाउट आ गया दिमाग में, एजुकेटर के पीछे, मेंटर के पीछे, दोस्तों के पीछे, गूगल पे लगे रहेंगे घंटों घंटों। अरे ऐसा मत करो। क्यों? क्या पता उस लाइन से सवाल आए ना, आप उसके चक्कर में 10 ऐसे टॉपिक स्किप कर रहे हो जहां से प्रोबेबली क्वेश्चन बन जाएगा। कहने का मतलब है ये 30 दिन वाला ऐसा टाइम होता है जहां पे डाउट सॉल्व करवाने के पीछे भागो मत, उसके लिए पूरा एक साल था। अभी तो वो रिवाइज करना है फटाफट, जो आता है
और जिसमें गलती का स्कोप छोड़ना नहीं है। तो यदि आप ऐसे में परेशान हो रहे हो कि नहीं ये बता दो, कोरा, गूगल, विकिपीडिया वगैरह पे सर्च करे आ रहे हो, इस टाइम पे टाइम खराब मत करो। लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़ना सीखो, मतलब कि ऐसे सवालों को पकड़ना सीखो कि भाई जो सवाल आ गया तो वो कहीं से कहीं तक गलत होने का मैं स्कोप छोड़ूंगा ही नहीं। उन चीजों के पीछे मत भागो जो अभी कंट्रोल के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल 2021 में एक सवाल बना, Gopala Swamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely, etc. etc. इस टाइप से 1966 और इन सब की कमिटीज का क्वेश्चन बना। सपोज आपको ऐसा कोई टॉपिक अभी दिख गया, ये एक क्वेश्चन था और ये मेजॉरिटी जनता से 2021 में नहीं सॉल्व हुआ था, कट ऑफ अपने आप उतनी नीचे चली गई। यहां पे मेरे कहने का मतलब है कि आपको जनरल ट्रेंड पकड़ना है। जनरल ट्रेंड का मतलब होता है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, वो 100% सही करना है। लेकिन इस टाइप के जो अफलातून सवाल है, कहीं से भी उड़ के आ गया, हर क्वेश्चन को आप पकड़ नहीं सकते। आप कितनी भी तैयारी कर लो, यूपीएससी बाहर से सवाल देगा ही देगा, और आपको अपना माइंडसेट बिठाना ही है कि आप सारे क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब कि उन डाउट्स के पीछे इस टाइम पे मत भागो जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं या जो आप सॉल्व नहीं करवा पा रहे हो। क्यों? उस एक डाउट के चक्कर में आप 5 घंटे खराब कर दोगे, और वो 5 घंटे में आप 10 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, जहां से आपके 4 से 5 सवाल निकल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन के पीछे 4 से 5 सवाल अपने मत खराब करो। इस टाइम पे जो आता है ना, उसे अच्छे से रिवाइज कर लो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। राइट? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था कि हमारा जो मॉडल है पार्लियामेंट्री, 2021 का सवाल है, वो ब्रिटिश मॉडल से कैसे अलग है। अब ये लक्ष्मीकांत और हर किताब में वर्बेटिम दिया हुआ है। ये टाइप का क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 100% एक्यूरेसी चाहिए। यहां पे अगर आपने ऐसा कर दिया ना, लैंग्वेज सा ठीक से नहीं पढ़ी, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं करा, मेरे को आता तो था लेकिन हबड़ा तबड़ी में मैंने गलत कर दिया, तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। लिख के ले लो अभी। मतलब कि इस टाइप के जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, एकदम केक वॉक सवाल, ये गलत नहीं होने चाहिए। और रिवीजन जो करनी है वो इन्हीं को सॉल्व करने के लिए करनी है, कि इस टाइप का एक भी सवाल जो गलत नहीं होना चाहिए। वैसे भी कट ऑफ 87 88 जाता है आजकल, तो वो वाले जमाने का जब 110 कट ऑफ जाता था, अभी 87 88 कट ऑफ जा रहा है। इन्हीं क्वेश्चन से तो कट ऑफ तक पहुंचोगे, और कैसे पहुंचोगे? मतलब कि इन क्वेश्चंस में गलती का स्कोप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में एक प्रॉमिस ऑफर चालू है, जहां पे आप अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको 45 डेज का अनअकैडमी की साइड से फुल्ली पेड मेंस प्रोग्राम मिलेगा दिल्ली में, जहां पे ऑप्शनल जीएस, करंट अफेयर्स, एथिक्स, आंसर राइटिंग, सब कुछ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स कवर करवाएंगे। अगर मेंस क्लियर होता है तो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, एंड इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको 100% रिफंड मिलेगा। इनकेस आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको 2 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा अनअकैडमी की साइड से। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता सब्सक्राइब करने के लिए अनअकैडमी पे। पांचवा एफएक्यू है कि सर अखबार कब तक पढ़ना है। मेरा दो टुक सवाल है। 10 मई 2023, सर आप भी कमाल की बात करते हो, पेपर तो तब तक छप गया होगा, तो हम 10 मई तक अखबार क्यों पढ़ें, हम तो अप्रैल में ही छोड़ देंगे। देखिए ऐसा नहीं होता। पेपर छप गया होगा 10 मई तक, वो एक डिबेटेबल चीज है, वो एक अलग बात हो गई। यहां पे आप अपना लॉजिक मत लगाओ, यहां पे आप यूपीएससी के नजरिए से सोचो। 10 मई तक मैंने इसलिए बोला कि इवन अगर पेपर छप भी गया है, अखबार में न्यूज कॉन्सेप्ट और टॉपिक जो रिपीट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अखबार में कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जो आपसे छूट गया था, आपने पढ़ा और एग्जाम में वो निकल गया क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स 2021 10 अक्टूबर को हुआ था 2021 को, जहां पे क्वेश्चन पूछा गया फिल्टर फीडर के बारे में। बहुत से लोग इसे गलत करके आए थे, लेकिन ये है इंडियन एक्सप्रेस 4 अक्टूबर 2021 का, जहां पे फिल्टर फीडर की न्यूज आई हुई थी। 6 दिन पहले का अखबार था। मतलब अगर आपने अखबार पढ़ा है, ऑब्वियस ही बात है 4 अक्टूबर तक तो पेपर छप ही गया होगा, अगर 10 अक्टूबर को पेपर था तो। लेकिन बेनिफिट क्या हुआ कि अगर आप अखबार पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी नॉलेज मिल जाएगी जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में हेल्प करेगी ही करेगी। एग्जाम्पल आपके सामने 2021 प्रीलिम्स का। इसलिए मैं ये बोलता हूं कि अखबार आपको 10 मई 2023 तक पढ़ना ही पढ़ना है। अगला एफएक्यू विद रिगार्ड्स टू मॉक टेस्ट। सर स्कोर नहीं आ रहा, और अभी और कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। दोनों क्वेश्चंस आपके मैं यहां पे लेता हूं। स्कोर नहीं आ रहा, इसके 4 पॉसिबल रीजन मेरे को दिखते हैं। एक, या तो आपकी रिवीजन प्रॉपर नहीं है और आपको कुछ याद नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होना था। ये आपको एनालाइज करना है कि ये आपको आता था या नहीं आता था। रीजन नंबर 1, अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं है, मॉक टेस्ट में स्कोर इसलिए कम आ रहा है, तो फटाफट रिवीजन पे लग जाओ इस टाइम पे। दूसरा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन गलत कर ली, या कीवर्ड ठीक से नहीं पकड़ा, कि वो पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और आपने समझ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने से ठीक हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, एस्पिरेंट को, मेरे को नहीं पता ये स्कूल वाली या एसएससी वाली आदत क्यों लगी हुई है, कि हमारे को ज्यादा अटेम्प्ट करना है, ज्यादा अटेम्प्ट करना है।
आपको ये समझना है कि अगर यूपीएससी का कट ऑफ 87 88 जा रहा है, तो यूपीएससी ये क्लियर कट सिग्नल दे रहा है कि भाई ज्यादा अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन नहीं होगा, एक्यूरेटली अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन होगा। और आपका जो मॉक टेस्ट का स्कोर है वो इसीलिए कम आ रहा है कि आप ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो वहां पे, कि आपको आते थे 50 सवाल जो आप एक्यूरेटली करके आए हो, लेकिन आपने ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में कि दिमाग में बेंचमार्क बिठा लिया कि मेरे को 80 से नीचे तो करना ही नहीं है वरना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इस चक्कर में आपने अपना जो 90-100 का स्कोर आता उसे पहुंचा दिया 70 तक, उसे पहुंचा दिया 60 तक। ये अगर आपकी प्रॉब्लम है, इसको सुधारने का अभी सही समय है। ओवर अटेम्प्ट मत करिए। अगर क्वेश्चन नहीं आता उसे वहां पे छोड़ दो, तुक्केबाजी मत करो। तुक्केबाजी से यूपीएससी प्रीलिम्स तो हो जाएगा, मेंस नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर आता है ना कंटेंट तो आपका प्रीलिम्स होगा ही होगा। एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दो, तुक्केबाजी करने वाले अपने आप एलिमिनेट होते रहेंगे। या फिर चौथा रीजन हो सकता है कि जो टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसके कंटेंट राइटर ने कुछ अपना अफलातून ऐसे बना दिया कि नहीं अभी मैं दिखाता हूं इनको कि मैं कितना होशियार हूं, या फिर वो 3 इडियट में वायरस बोला कि इस बार पेपर मैं सेट करूंगा, रस्तोगी फेल होगा। अगर उस टाइप का कोई टेस्ट सीरीज बनाने वाला है और उसने कुछ बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बना दिए, उन्हें स्किप करो। यूपीएससी में उनका कोई रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि यूपीएससी का पेपर बैलेंस्ड बनता है। इजी भी बनेगा, मीडियम भी बनेगा, हार्ड भी बनेगा। हार्ड क्वेश्चन को लेकर खुद को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। इजी और मीडियम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। मैं क्या बोलता हूं हमेशा, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको पकड़ो, सिलेक्शन उसी से होगा। हार्ड क्वेश्चन से कभी सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि वो लिमिटेड आते हैं, राइट। इजी क्वेश्चन से सिलेक्शन होगा जब एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी, ये बात ध्यान रखिए। तो स्कोर क्यों कम आ रहा है वो हमने एनालिसिस कर लिया। आप देखिए इसमें से आपका कौन सा रीजन है स्कोर कम आने का। उसके अलावा कि मेरे को अभी और कितने टेस्ट करने हैं, अब मैं ये कहूंगा कि आप टेस्ट का नंबर कम कर दीजिए। क्यों? मैंने ये बताया आपको कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस समय में। मतलब कि जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी। टेस्ट के प्रेशर में अब आने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट कर लो, प्रीलिम्स तक और 4 या 5 टेस्ट कर लो, उससे ज्यादा मत करना। ये नहीं कि रोज एक टेस्ट लेके बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे रिवीजन ज्यादा जरूरी होती है। अगर कुछ आएगा ही नहीं तो फिर टेस्ट देके करोगे क्या? मेरी क्लास में कई बार ऐसे एस्पिरेंट्स कमेंट करते हैं कि सर रिवीजन तो हुई नहीं लेकिन मैं टेस्ट दे रहा हूं या मैं टेस्ट दे रही हूं। अरे जब रिवीजन नहीं हुई, आपको आता ही नहीं है टेस्ट में अटेम्प्ट क्या करना है, तो अटेम्प्ट कर क्या रहे हो, ये आप खुद एनालाइज करोगे। अगर आपको लगता है कि आपका जीएस का सिलेबस एकदम ऑन ट्रैक चल रहा है, कि पूरा रिवाइज हो चुका है, तो फिर जितने मर्जी टेस्ट दो। लेकिन अगर लग रहा है कि अभी तो बहुत सारा पोर्शन रहता है रिवीजन का, तो टेस्ट में इतना ज्यादा टाइम मत खराब करो, रिवीजन पे ध्यान दो। क्यों? अगेन लो हैंगिंग फ्रूट, इजी सवाल अपने को पकड़ना है। अगला एलिमिनेशन टेक्निक। मेरे को नहीं पता है किसने सिखा दिया कि यूपीएससी में तो एलिमिनेशन टेक्निक चलता है। नहीं चलता भाई, नहीं चलता। एक दौर था जब चलता था, आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं चलता। कहने का मतलब है अगर आप ये कर रहे हो कि भाई 4 ऑप्शन आए हुए हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बच गए, उसमें से मैं इंकी पिंकी पोंकी करके कुछ भी टिक मारूंगा, तो मेरा हो सकता है किस्मत तो मेरी अच्छी है ही, मम्मी का राजा बेटा तो मैं हूं ही, मेरा अपना सवाल निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एलिमिनेशन का राइट तरीका क्या होता है। अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स 2019 की, यहां पे पहले 2 स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को नहीं आते थे। क्यों? रैंडमली कोई भी एक्ट उठाया यूपीएससी ने और पूछ लिया कि पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 जो है, इट एग्जेम्प्ट्स सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये ना तो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ ना अखबार में आया था, रैंडमली एक क्वेश्चन पकड़ लिया यूपीएससी ने। अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। ये तो खुद पार्लियामेंट वालों को याद नहीं होगा कि ये कानून कितनी बार अमेंड हो चुका है। तो मतलब पहले 2 स्टेटमेंट में हमारा हो चुका डब्बा गोल। तीसरा स्टेटमेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो पॉलिटी पढ़ने वाले को पहले दिन भी पता होता है कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो है लेकिन डिफाइंड नहीं है। क्या लिखा है? वेल डिफाइंड, बिल्कुल नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ए इज द आंसर। एलिमिनेशन ऐसे लगता है जब 3 में श्योरिटी हो जाए ना कि हाँ भाई ये एलिमिनेट हो चुके हैं, तब चौथे पे टिक करना। अब एस्पिरेंट क्या करता है? गलत तरीका बताता हूं। गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट फर्स्ट सेशन ईच ईयर। हाँ, ये बात हमारे को पता है कि गवर्नर जो है हर साल पहला सेशन एड्रेस करते हैं असेंबली को। ये बिल्कुल सही है, सबको पता है। दूसरा स्टेटमेंट, जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक मसले के ऊपर रूल नहीं होता तो वो लोकसभा का रूल फॉलो करते हैं। अब ये लक्ष्मीकांत में नहीं लिखा हुआ। एस्पिरेंट को 99% चांस है एग्जाम के टाइम पे स्टेटमेंट नहीं पता होगा। चलो बाद में तो आंसर की वगैरह देख के समझ आ जाता है, एग्जाम हॉल में बैठ के स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता होगा। एस्पिरेंट क्या करता है? सर मैंने एलिमिनेशन कर दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही था, मतलब बी और डी तो आंसर हो नहीं सकता, मैं 2 में कंफ्यूज था, मैंने तुक्का मार दिया। रिस्क तो लेना ही पड़ता है, रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है। ऐसे नहीं चलेगा एलिमिनेशन, इसमें नेगेटिव मार्किंग करवा लोगे आप अपनी। इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करना बेटर है अगर आपको 50-50 का डाउट है। एलिमिनेशन कभी भी 50-50 में काम नहीं करेगा। एलिमिनेशन हमेशा इस तरीके से काम करेगा जब 3 ऑप्शन कंप्लीटली एलिमिनेट हो। यही तरीका है आपका नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने का, वरना नेगेटिव होता रहेगा, स्कोर पीछे जाता रहेगा, 2024 का चांस बढ़ता रहेगा, 23 में तो नहीं होने का ऐसे। आगे बढ़ने से पहले, अगले एफएक्यू लेने से पहले, अनअकैडमी पे अपना प्रॉमिस ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्रीलिम्स के बाद
क्लियर करने के बाद मेंस का फुल्ली पेड प्रोग्राम आपको दिल्ली में मिलेगा, जिसका पूरा खर्चा अनअकैडमी उठाने वाला है। 45 डेज का क्यूईपी प्रोग्राम है, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, जहां पे जीएस, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, एस्से राइटिंग, आंसर राइटिंग, कंपलसरी लैंग्वेज पेपर, सब कुछ अनअकैडमी के एजुकेटर्स कवर कराएंगे ऑफलाइन में। साथ के साथ अगर मेंस क्लियर होता है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री, और सिलेक्शन होता है तो अनअकैडमी की साइड से रिफंड। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो अनअकैडमी की साइड से आपको जो है रिफंड भी मिलेगा, एक्सटेंशन भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन का, राइट। साथ के साथ 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे अपना अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इसको जरूर एनरोल करेंगे। 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे टेस्ट होने वाला है, जहां पे आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो डू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। इसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला एफएक्यू है कि सीसैट की मेरे को कितनी प्रैक्टिस करनी है। सीसैट का कट ऑफ तो हमारे को पता ही है, 67.67 मार्क्स। तो हम कितने क्वेश्चंस करें, रोज का 1 घंटा दें, 2 घंटा दें, 3 घंटा दें, ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले कि सीसैट के पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट करते हुए आपका स्कोर क्या बन रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप कंसिस्टेंटली 67 प्लस जा रहे हो, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी कम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कंसिस्टेंटली स्कोर 67 के नीचे है, तो फिर प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं एक टेस्ट दिया और फिर उसके बेसिस पे एनालिसिस कर लिया, नहीं। 7-8 टेस्ट दिए, अगर उसके स्कोर के बेसिस पे एनालाइज करो कि 7-8 टेस्ट में मेरा स्कोर कंसिस्टेंटली क्या बन रहा था, 67 के ऊपर था या नीचे था। नीचे था तो प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, ऊपर था तो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो। सीसेट कितना वीक है, मैथ्स कितना वीक है, ये तो आपको खुद ही पता होगा, उसका आकलन कीजिए। और तीसरा, जीएस कितना चल रहा है। अगर जीएस लग रहा है काफी आगे पहुंच चुका है, रिवीजन प्रॉपर्ली हो चुका है, तो उस केस में सीसेट पे ज्यादा ध्यान दो। अगर लग रहा है अभी जीएस में तो बिल्कुल ही डब्बा गोल है, रिवीजन हुई नहीं है, तो फिर हल्की सी यहाँ पे कम प्रैक्टिस चलेगी। अपना आखिरी एफएक्यू, कंपटीशन या फोमो। बहुत से एस्पिरेंट कहते हैं कि सर वो साथ वाला क्या कर रहा है, वो टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, उसका स्कोर तो बहुत अच्छा आ रहा है, मेरे को फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए, ऐसा किसने बोला कि वो जो सामने वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है वो सही कर रहा है तो वो भी एस्पिरेंट और हो आप भी एस्पिरेंट। क्रिकेट के मैदान में जब 2 प्लेयर उतरते हैं, तो एक इन स्विंगर डाल रहा है, एक आउट स्विंगर डाल रहा है, एक स्पिन डाल रहा है। तो स्पिनर ये थोड़ी ना कहेगा कि पेसर ज्यादा बढ़िया है, या पेसर ये थोड़ी ना कहेगा स्पिनर ज्यादा बढ़िया है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन ये नहीं कहेगा कि राइट वाला बढ़िया है, राइट वाला ये नहीं कहेगा लेफ्ट वाला बढ़िया है। मतलब कि सबको अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा होता है कि अगर मैं स्पिन बॉल डालूंगा तो मैं बोल्ड करूंगा ही करूंगा, मैं राइट से खेलूं या लेफ्ट से खेलूं, छक्का तो मैं ही लगाऊंगा। कहने का मतलब है, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी बुक लिस्ट, अपने रिसोर्सेज पे फोकस करो, उन पे भरोसा रखो। दूसरा क्या कर रहा है वो आपका मैटर नहीं है, दूसरे का दिमाग और जर्नी अलग है, आपका दिमाग और जर्नी अलग है। अपने ऊपर फोकस करो। और ये फोमो वगैरह तो एग्जाम के बाद देखेंगे, अभी सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट और कंटेंट पे ध्यान दो, रिवीजन पे ध्यान दो। ये थे आपके एफएक्यूज। कोई और एफएक्यूज हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, एक और वीडियो में बना दूंगा ऐसे ही। अनअकैडमी पे प्रॉमिस ऑफर चालू है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पॉलिटी की मेरी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है। अनअकैडमी के हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 20 अप्रैल से, लक्ष्य बैच और आरंभ बैच 13 अप्रैल से, इनको जरूर एनरोल करेंगे। साथ के साथ अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा होने वाला है 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कॉलरशिप मिलेगी 90% तक की, इसको जरूर एनरोल करेंगे। एंड ऑफलाइन बैचेस के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मोहम्मद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।